नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, सीधे भारत की ज्ञान परंपरा के दिल में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारतीय तर्कशास्त्र की, यानी द एंशिएंट इंडियन आर्ट ऑफ लॉजिक। अभी सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन ये एक हकीकत है। जरा सोचिए, जब दुनिया के कई कोनों में एक सही तरीके से सोचने समझने का कोई सिस्टम तक नहीं था, तब हमारे यहाँ ज्ञान को परखने और सच तक पहुंचने के लिए बाकायदा नियम बनाए जा रहे थे। तो चलिए, इसी में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई हमें सोचने के लिए भी रूल्स की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, जब भी किसी एक टॉपिक पर 10 अलग-अलग ओपिनियंस होते हैं, तो दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि भाई इसमें से सही क्या है और गलत क्या, सच क्या है और झूठ क्या। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। और बस इसी जरूरत का जवाब है हमारा भारतीय तर्कशास्त्र। ये सिर्फ बहस मुबाहिसा करने की कला नहीं है, बल्कि एक प्रमाण शास्त्र है। मतलब अ साइंस फॉर वेरीफाइंग नॉलेज, एक ऐसा विज्ञान जो हमें सही कंक्लूजन तक लेकर जाता है। तो आखिर ये भारतीय तर्कशास्त्र है क्या? चलिए इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन को समझते हैं, और वो भी खास तौर पर न्याय दर्शन के पर्सपेक्टिव से। देखिए, न्याय दर्शन सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में नहीं है। इसे आप सही सोच की एक रूल बुक कह सकते हैं, एक ऐसी गाइड बुक जो हमें सच की तरफ ले जाती है। इसका मेन पर्पस ही यही है, ज्ञान कैसे हासिल करें और फिर उसे वेरीफाई कैसे करें। आचार्य वात्स्यायन ने इसे एक छोटे से सूत्र में क्या खूब समझाया है। प्रमाणेर अर्थपरीक्षणम न्यायः। इसका मतलब बहुत सीधा है। प्रमाणों यानी सबूतों के आधार पर किसी भी चीज की परीक्षा करना, उसे एग्जामिन करना ही न्याय है। इन शॉर्ट, एविडेंस बेस्ड ट्रूथ। अच्छा, जो चीज भारतीय तर्कशास्त्र को दुनिया में यूनिक बनाती है वो है इसका स्वरूप, इसका स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि एक टिपिकल इंडियन आर्ग्यूमेंट बनता कैसे है। इसे कहते हैं पंच अवयव न्याय, मतलब एक 5 स्टेप आर्ग्यूमेंट। स्टेप 1 प्रतिज्ञा यानी आपका हाइपोथेसिस, जैसे पहाड़ पर आग है। स्टेप 2 हेतु यानी रीजन, क्योंकि वहां धुआं है। स्टेप 3 उदाहरण, एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल, जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे हमारी रसोई में। स्टेप 4 उपन्याय यानी एप्लीकेशन, इस पहाड़ पर भी ठीक वैसा ही धुआं है। एंड फाइनली स्टेप 5 निगमन यानी कंक्लूजन, इसलिए इस पहाड़ पर आग है। कितना सिस्टमैटिक है ना? और यहीं पर इंडियन और वेस्टर्न लॉजिक में एक बड़ा मजेदार फर्क दिखता है। जो अरस्तु का 3 स्टेप सिलोजिज्म है, वो सीधे सीधे कंक्लूजन पर पहुंचने की बात करता है, जबकि हमारा 5 स्टेप न्याय सिस्टम सिर्फ कंक्लूजन निकालने पर नहीं, बल्कि उस सच को सामने वाले को ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करने पर, उसे समझाने और साबित करने पर ज्यादा फोकस करता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल है। क्या हो अगर वो जो धुआं दिख रहा है वो असल में धुआं हो ही ना, बस कोहरा या धुंध हो? तो क्या तब भी हमारा कंक्लूजन सही माना जाएगा? और यहीं पर एंट्री होती है हेत्वाभास के कॉन्सेप्ट की। हेत्वाभास मतलब अ फेक रीजन, एक ऐसा कारण जो दिखने में तो बिल्कुल सही लगता है पर असल में वो गुमराह कर रहा होता है। जैसे धुएं की जगह कोहरे को देखकर आग का अंदाजा लगाना। आजकल तो सोशल मीडिया पर ऐसे हेत्वाभास रोज देखने को मिलते हैं, राइट? भारतीय तर्कशास्त्र हमें ऐसी तार्किक गलतियों को पहचानना सिखाता है। ओके, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम सच को पहचाने कैसे? इसके लिए न्याय दर्शन का जो क्षेत्र है यानी स्कोप, वो हमें कुछ पावरफुल टूल्स देता है। इन्हें कहते हैं प्रमाण यानी वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन 4 मेन प्रमाण मानता है। पहला प्रत्यक्ष, जो हम अपनी सेंसेस से डायरेक्टली जानते हैं। दूसरा अनुमान, यानी धुएं से आग का अंदाजा लगाना। तीसरा उपमान, यानी कंपैरिजन या एनालॉजी से मिली जानकारी। और चौथा शब्द, यानी किसी रिलायबल ट्रस्टवर्दी सोर्स से मिला हुआ ज्ञान। अब मजे की बात यह है कि भारत के सभी फिलोसॉफिकल स्कूल इन प्रमाणों पर एकमत नहीं है। जैसे चारवाक स्कूल कहता है, हम तो बस उसे मानेंगे जो आंखों से दिखता है। बौद्ध और वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को मानते हैं। न्याय इन चारों को मानता है, और मीमांसा और वेदांत जैसे स्कूल तो 6 अलग-अलग प्रमाणों को मानते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में सच को लेकर कितनी गहरी और डाइवर्स सोच रही है। और देखिए एनालिसिस कितना डीप है। अगर हम सिर्फ एक प्रमाण प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन की ही बात करें, तो न्याय दर्शन उसे भी 2 हिस्सों में बांटता है। लौकिक यानी ऑर्डिनरी नॉलेज, जो हमारी 5 इंद्रियों से मिलता है, और अलौकिक यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, जो सामान्य इंद्रियों से परे है। चलिए
उपमान प्रमाण को एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि नील गाय जो है वो गाय जैसी दिखती है। अब कुछ दिन बाद जंगल में कोई गाय जैसा जानवर दिखता है तो हम फौरन तुलना करके समझ जाते हैं कि अरे यही तो नील गाय है। ये जो ज्ञान मिला ये उपमान से मिला। तो चलिए अब बात करते हैं न्याय दर्शन की इस शानदार लेगेसी की। कैसे ये प्राचीन सूत्रों से निकलकर आज के मॉडर्न एनालिसिस तक पहुंचा। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आन्वीक्षिकी से, जिसका मतलब ही था तार्किक जांच पड़ताल की कला। फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अक्षपाद गौतम आए, जिन्होंने इन सारे विचारों को न्याय सूत्र नाम के ग्रंथ में सिस्टमटाइज कर दिया। और ये परंपरा रुकी नहीं, 16वीं सदी तक आते आते गंगेश उपाध्याय जैसे विद्वानों ने इसे नव्य न्याय मतलब न्यू लॉजिक का रूप दिया, जो और भी ज्यादा प्रिसाइज और एनालिटिकल था। इस पूरी ट्रेडिशन के पीछे कुछ जायंट्स थे। अक्षपाद गौतम, जिन्होंने इसकी नींव रखी, वात्सायन, जिन्होंने इस पर पहली बड़ी कमेंट्री लिखी और इसे आम लोगों के लिए आसान बनाया, और गंगेश उपाध्याय, जिन्होंने इसे नव्य न्याय के रूप में एक नई उड़ान दी। इन्होंने इस परंपरा को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि वक्त के साथ और भी मजबूत बनाया। और सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि न्याय का असर सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि आगे चलकर वेदांत जैसे दर्शनों ने भी अपनी बात को साबित करने के लिए न्याय के ही लॉजिकल मेथड्स को अडॉप्ट किया। इसने एक तरह से पूरे भारतीय दर्शन को आर्ग्यू करने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क दे दिया। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की भरमार है, क्या न्याय के ये हजारों साल पुराने नियम हमें ज़्यादा क्लियरली सोचने में मदद कर सकते हैं? शायद। सच और झूठ को परखने की ये प्राचीन भारतीय कला आज पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट है।